नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस खास पेशकश में जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम आपको देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, यानी कि पूरी जानकारी। साथ ही कल के बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स आपको खास सलाह देते हैं। और मार्केट के बढ़िया दिग्गज हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं जो कराते हैं आपकी तैयारी। दर्शकों के सवाल होते हैं और एक्सपर्ट्स उन पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। आज के शो में वैसे और भी कई पहलुओं पर हम फोकस करेंगे, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर फोकस रहेगा, फटाफट से उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ओएमसीज के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स आखिर क्या हैं, इस पर आज बात होगी। वहीं दूसरी ओर अपोलो हॉस्पिटल्स क्यों फोकस में है, इसकी जानकारी आपको देंगे। और रोज की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे। इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ। हमारे शो में दो खास एक्सपर्ट देवांग शाह एंजल ब्रोकिंग से और रवि सिंह शेयर इंडिया से जुड़ेंगे जो कराएंगे आपकी खास तैयारी, आपके सवालों का जवाब देंगे। और इस शो में जुड़ने का तरीका बहुत आसान है। आप अपना सवाल हमें, ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर पूछिए और आप अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। यही फॉर्मेट आपको अपनाना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर और फेसबुक, ईटी नाउ स्वदेश के इन प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, इन पेजेस पर जाइए, #KKT स्पेस अपना सवाल भेजिए और अपना और अपने शहर का नाम मेंशन करना मत भूलिए और हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। तो ये थी आज के शो की हाइलाइट्स और चलिए अब सबसे पहले बाजार पर जरा निगाह डाल लेते हैं। तो लगातार तीसरा कारोबारी दिन तेजी की जोरदार हैट्रिक के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बंद हुए। मार्केट 52 हफ्ते के रिकॉर्ड पर आज पहुंचा। दिन भर बाजार ने कैसा मोमेंटम दिखाया, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज के बाजार में अगर हम नजर डालें तो शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी बहुत ही अच्छे लेवल पर हुई है। रिकॉर्ड क्लोज था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के लिए ही रिकॉर्ड क्लोजिंग आज देखने को मिली। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, करीब 4.5% का गेन आया है। इसके अलावा निफ्टी बैंक ने भी पहली बार 43,000 का जो लेवल था उसको पार किया और इसी के साथ ही साथ मेटल इंडेक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इस सीरीज का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स में देखने को मिला, करीब 8% की तेजी। वहीं दूसरी तरफ फार्मा इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली, करीब 2.5% की। निफ्टी के कुछ और परफॉर्मर की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल आज लगातार 2 दिनों से चल रहा था, 4.5% की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा HDFC लाइफ, BPCL और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स आज दिन भर फोकस में थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में सिप्ला, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स थे जो कि हल्के लाल निशान में आज कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो क्लियरली आज के परफॉर्मर था IT स्टॉक्स और उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा PSU और ऑटो स्टॉक से भी काफी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आज हल्के लाल निशान में बंद हुए, लेकिन IT और ऑयल एंड गैस शेयरों से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। जिस तरह से कच्चे तेल में के अभाव में कमी आई है उसका क्लियरली फायदा आज चुनिंदा ऑयल एंड गैस काउंटर्स में भी देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर कि आज दिन भर एक्शन था। वो था टाटा कंज्यूमर का शेयर। आज बिस्लेरी की डील के बाद हमने देखा, जब ये खबर आई, 3% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिली और आज निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में भी नाम शामिल था और काफी ज्यादा फायदा इस डील के बाद टाटा कंज्यूमर को होने की बात की जा रही है। दूसरा था अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर लगातार हम तेजी देख रहे हैं और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ रही हैं वो भी काफी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते आज का टॉप परफॉर्मर था अपोलो हॉस्पिटल। और अगर छोटे मझोले शेयरों में हम देखेंगे तो फिनो पेमेंट्स बैंक में आज 13% की तेजी थी। कैप्री ग्लोबल ने कुछ ब्लॉक डील्स के जरिए यहाँ पर शेयर्स खरीदे, जिसके चलते आज यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में और एक्शन देखेंगे तो आज परफॉर्म करते हुए नजर आए GSPL, इंडोको रेमेडीज, अवंती फीड्स, शारदा क्रॉप केयर, रेडिंगटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था मार्केट का पूरा अपडेट आपके लिए और काफी शानदार क्लोजिंग। निफ्टी 216 अंकों पर और बैंक निफ्टी करीब 340 अंकों की क्लोजिंग आज यहाँ पर देखने को मिली है।
तो हमारी सहयोगी पूजा बता रही थी आज के बाजार का हाल, और हमारे दोनों खास मेहमान तैयार देवांग शाह और रवि सिंह हमारे साथ चर्चा के लिए। और सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं आज के बाजार के मूड को? आज तो बड़े ही अलग अलग ट्रेंड्स सामने आए और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी आशंकाओं के बीच भारतीय बाजार जो है वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, कल जब डिस्कशन हो रहा था इसी प्रोग्राम में तो हम लोग कह रहे थे कि अगर 18,300 के ऊपर मार्केट निकला तो ये फिर एक नई रेंज में जाता हुआ नजर आएगा, और अब यहाँ से मोमेंटम काफी तेज है। तो अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक्सपायरी जिस हिसाब से पॉजिटिव हुई है, ये आगे आने वाले मोमेंटम की बात करें तो 18,550 पहला टारगेट तो इमीडिएटली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर टारगेट लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से रवि जी से हमारा जो संपर्क है वो फिलहाल टूट गया है। रवि, जी हाँ, रवि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अपनी बात पूरी करें आप। जी, मैं कह रहा था कि अगर निफ्टी यहाँ पर अभी पूरी तरह से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है, और मुझे लगता है कि अभी 18,650 जो पुराना एक हाई था जिसके बार बार टेस्ट होने की बात की जा रही थी, वो अब अचीव होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखे फंडामेंटल नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स कंपनियों के काफी सपोर्टिव रहे हैं, और ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक बाइंग इसलिए आपको देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 18,600 के लेवल इस हफ्ते क्लोजिंग तक में जरूर एक बार टेस्ट होने चाहिए। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि 43,500 ये दो लेवल ऐसे हैं जिन्हें कि जल्द ही अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और अब यहां से स्टॉक स्पेसिफिक राय अगर रखते हैं या स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन इंडेक्स को किसी भी कंडीशन पे शॉर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम यहां पर अगर शॉर्ट करना है तो पुट को शॉर्ट करके चलें, ना कि कॉल को, क्योंकि मोमेंटम तेज है और यहां से अभी बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। तो मोमेंटम तेज है और यहां से बाइंग मोमेंटम के इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देवांग, आपकी क्या राय होगी आज के बाजार के मोमेंटम पर? ओवरऑल मार्केट की बात करें, निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसे हमने देखा आज काफी अच्छा हमने एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा गया निफ्टी में। अभी भी हमें लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 18,600 18,650 ये जोन है, वहां तक निफ्टी आने वाले सेशन में आ सकता है। सपोर्ट की जहां तक बात करें 18,300 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए 18,600 650 तक का मोमेंटम दिख सकता है, और सपोर्ट की बात करें तो 18,300। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह अपने दर्शकों के जो सवाल हैं वो लेना शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, अंकुर गुप्ता हैं गुजरात गांधीनगर से, और इन्होंने पूछा है सवाल कि सीजी पावर के 500 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 228 के भाव पर, क्या 3 से 5 साल के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं? रवि, क्या होगा इनको जवाब? रवि, जरा अपने आप को अनम्यूट करें, आप शायद बाय डिफॉल्ट म्यूट हो गया। जी, क्षमा चाहूंगा। इस समय देखिए सीजी पावर 277-78 रुपए के पास चल रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहां पर स्ट्रांग देख ही रहे हैं, और आगे का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो भी टेक्निकल पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं से जो है वो एक पावर सेगमेंट जो है वो आप चलना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए, 350 का लक्ष्य रखिए और बने रहिए, डटे रहिए, आपको मुनाफा यहाँ पर बढ़ेगा। और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लेनी है तो एक बार 350 के आसपास आता है तो प्रॉफिट जरूर बुक करिए। 250 का स्टॉप लॉस, 250 का स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा के रखिए। तो 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 350 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर 350 के टारगेट को अचीव करने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इधर एक और जो दर्शक हैं वो जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है वो हैं जमुना जीवनानी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, और इनका सवाल है सेल के 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 110 रुपए के भाव पर, आगे क्या करना चाहिए? देवांग, क्या होगी इन्हें सलाह? सेल की बात करें तो हम देख रहे हैं पास्ट फ्यू डेज में काफी कंसोलिडेट कर रहा है शेयर्स। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ स्विच करने की अपॉर्चुनिटी बनी रह सकती है। यहाँ पे सेल की जगह पे हम जेएसडब्ल्यू स्टील के देख सकते हैं। स्विच करने की सलाह रहेगी, जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 690 का, एंड अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 645 650 तक के जोन है, वहां तक देखने मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह आपको मिलती हुई, और अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप हैं, और प्रदीप ने IRCTC के 340 शेयर खरीदे हैं 790 रुपए के भाव पर। अब आगे क्या करना चाहिए रवि, कोई खास सलाह इन्हें? देखिए, IRCTC में वो चार्म अब नहीं रहा प्रशांत जी, जो इसमें दिखाई देता था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बने रह सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डाउनफॉल नहीं है, लेकिन 680 का एक पहला तो स्टॉप लॉस डाल लीजिए। दूसरा, 850 के पास आता है तो इस स्टॉक को छोड़ दीजिए। इसमें इसको पोर्टफोलियो में रखने का भी बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। स्विच कर लीजिएगा, लेकिन अभी स्विच मत करिए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा नुकसान है। बने रहिए 790 से, बल्कि आप 800 850 के लेवल आएंगे तो वहां पर निकलिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 680 के नीचे स्टॉक जाता है तो वापिस से 600 की सीरीज में जा सकता है। तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो पोजीशन को क्विट करिएगा और वापिस प्रशांत जी को फोन करिएगा, आपको अच्छी सलाह देंगे यहाँ पे। तो अहम सलाह आपके लिए आती हुई, 680 का स्टॉप लॉस रखिए, और 850 के टारगेट जब हों तो आप निकलने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा इससे पोर्टफोलियो में जिस तरह का एक रैली देखनी थी स्टॉक को, वो पहले ही देख चुकी है। बढ़ते आगे, प्रकाश सिंह है गुजरात से, और इनका सवाल है कि बिरला सॉफ्ट को मौजूदा लेवल्स पर खरीदना सही रहेगा या नहीं। देवांग, क्या होगी इन्हें सलाह? बिरला सॉफ्ट की बात कर हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो स्टॉक में खरीद सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 282 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हो 305 तक के जोन है, वहां तक देखने मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। तो 282 का स्टॉप लॉस रखिए, और 305 तक के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं, आपको खरीदने की सलाह। और बढ़ते हैं अब कुछ और खास खबरों की ओर। OMCs कंपनियां फोकस में क्यों हैं, आखिर क्या वो ट्रिगर्स हैं जो इसे मोमेंटम दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। रशियन क्रूड अगर हम देखें तो अभी करीब 62 से 63 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब 20 डॉलर प्रति बैरल के ज़्यादा के डिस्काउंट पे है ब्रेंट क्रूड के सामने, जो कि एशिया का बेंचमार्क है। और G7 नेशंस ने भी जो प्राइस कैप लगाया है रशियन क्रूड पे, वो करीब 65 टू 70 डॉलर के आसपास का है। अब ये रशियन क्रूड डिस्काउंट पे चलते ये जो स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इनकी GRMs पे एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करीब अगर हम देखें तो Q2 में 55 मिलियन मेट्रिक टन का क्रूड इंपोर्ट किया था इंडिया ने, जिसमें से 19% रशियन इंपोर्ट था। और आज के टाइम पे भी इंडियन PSU ऑयल रिफाइनर्स करीब 10 to 20% ऑफ उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर 10% से ज़्यादा का रशियन क्रूड इंपोर्ट किया जाता है या सोर्स किया जाता है, तो किसी भी ऑयल रिफाइनर या ऑयल PSU का जो GRMs है वो करीब $2 प्रति बैरल से बढ़ जाता है। और $1 प्रति बैरल GRM बढ़ने से ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो है उनकी जो एनुअल एबिटा है वो करीब 1300 से 3900 करोड़ से बढ़ सकता है। इसी कारण हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड भी एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में अपने पीक से लेके। और अगर $1 से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं तो जो मार्केटिंग मार्जिन है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है वो करीब 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ जाता है। तो ये दो कारणों की वजह से हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बस देखने को मिल रहा है। बट नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ये सडन ड्रॉप हुआ है क्रूड प्राइस से, इससे शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बड़ा इन्वेंट्री लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड में रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस दोनों में अप मूव देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट्स में और फाइनेंशियल्स में। बट नेगेटिव साइड पे ये इन्वेंट्री लॉसेस का एक ओवरहैंग रह सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। बिल्कुल। तो बात जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हो रही है तो ज़रा रवि इस पर राय लेना चाहेंगे, कोई ख़ास पिक यहाँ पर या कोई ख़ास सलाह इन्वेस्टर्स को? HPCL और BPCL काफी अट्रैक्शन मुझे नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स इसलिए भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए क्योंकि ये डिविडेंड यील्ड अच्छी देते हैं। थोड़े बहुत करेक्शन जरूर होता रहता है, लेकिन ये काफी हद तक स्ट्रांग रहते हैं स्ट्रेंथ में। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है और उसमें आप OMCs कंपनीज को देखें तो मुझे लगता है कि 5 से 8% का पोर्टफोलियो में वेटेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इसमें मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिलता है। और आप चूंकि जिस तरीके से हम लोग शो पे यहाँ पे आप रिकमेंड करते हैं और अच्छा मौका आपको निकलने को मिलता है, तो भले
कंसोलिडेशन मूव होती है वो बहुत धीरे धीरे मूव करता हो, लेकिन आपको कई मौके मिलते हैं जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वापस खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओएमसीज कंपनीज को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से 5 साल, 8 साल, 10 साल का व्यू है तो जरूर रखना चाहिए। और अगर शॉर्टर पीरियड है तो जरूर इंट्री लेवल यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखते हैं तो अप ट्रेंड में है। एक बार बीपीसीएल की बात कर ले तो वो 326, 328 रुपए के लेवल दिखा सकता है। एचपीसीएल एक बार 230 के लेवल दिखा सकता है। आईओसी एक बार 80 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो मोमेंटम है, आप बाय की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओएमसीज शेयरों में संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब अपोलो हॉस्पिटल्स की। जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल को लेकर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या है खास, पूजा त्रिपाठी बता रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से। अगर एक हफ्ते का ही ट्रेंड देखें तो करीब 11% की तेज़ी दिखी स्टॉक में। पिछले एक महीने में अभी तक 9% चल चुका और 6 महीने में शानदार मोमेंटम दिखा। 30% से ज़्यादा की तेज़ी अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी ने नतीजों के दौरान कुछ जो कॉमेंट्स आए थे मैनेजमेंट की तरफ से वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी अग्रेसिव है। कंपनी का अगले 3 सालों में 2000 बेड्स ऐड करने की योजना है, जिसमें कि 3000 करोड़ की लागत लगेगी। और इसके अलावा जो ग्रोथ गाइडेंस दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी FY23 के लिए करीब 17% का जो मार्जिन है वो टारगेट कर रही है। Q2 FY23 में 13.6% मार्जिन थे कंपनी के। तो मार्जिन को लेके गाइडेंस भी अच्छी है, एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी दिख रही है। और इस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि कमेंट्री काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आउट परफॉर्म की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 5100 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका कहना है कि डिजिटल हेल्थ सेगमेंट अपोलो 24/7 लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। ई फार्मेसी ऐप डाउनलोडिंग का मोमेंटम भी काफ़ी तेज़ हुआ है और अपोलो हॉस्पिटल की जो ओवरऑल बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में तेज़ी के ट्रिगर्स क्या थे ये बता रही थी हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और दिवांग हमारे साथ लगातार बने हैं। दिवांग, अगर हम हेल्थ केयर सेगमेंट की बात कर लें या हम बात करें फार्मा सेगमेंट की, तो कोई ख़ास सलाह इन्वेस्टर्स को इस सिलसिले में? यहाँ पे फार्मा सेक्टर की बात करें तो हमें सन फार्मा जो स्टॉक्स है उसमें हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 1013 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 1065, 1070 तक के जो जोन है वहां तक आने वाले सेशन में देखने मिल सकते हैं सन फार्मा में चॉइस जो है देवांग की वो है सन फार्मा। इसमें आप 1030 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पर 1065 से 1070 तक के टारगेट मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल का बाजार, जी हाँ, कल बाजार में क्या होने वाले हैं ट्रिगर्स बता रही है हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी का अकाउंट रिलीज होगा आज पोस्ट मार्केट आवर्स में। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट फ्रंट की बात करें तो एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स की बैठक होने वाली है, अमालगमेशन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस और वाटेक व बैगी दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इनकी बोर्ड की बैठक होगी, वो फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले हैं ये बैठक में। इसके अलावा अगर हम देखें आरती सर्फैक्टेंट्स भी फोकस में रहेगा, बोर्ड की बैठक होगी, वो राइट्स इशू को लेकर चर्चा करेंगे। आईएक्स भी हमारे रेडार पर रहेगा, बोर्ड की बैठक होने वाली है बायबैक को लेकर। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए। निर्मला सीतारमण जी मिलने वाले हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए, वो प्री बजट कंसल्टेशन पर चर्चा करेंगे, जिसके चलते ये इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है ट्रैक करने के लिए। और आखिर में हम फोकस करेंगे IRDAI की बोर्ड की बैठक पर, वो की रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। तो ये थे सारे क्यूज जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे ट्रिगर्स और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट देवांग और रवि तैयार अपनी पिक्स के साथ। रवि बताएं आपकी वीआईपी पिक कौन कौन सी है?
देखिए, जिस तरीके से प्रशांत जी आज मोमेंटम मार्केट में रहा है, तो कल भी पॉजिटिव रहने के ज्यादा हालात दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में टेक महिंद्रा काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट पीरियड हो या फिर मीडियम या लॉन्ग टर्म, मैं ऐसे ही कोशिश करता हूं कि आपको 3 तरीके की स्ट्रैटेजी एक में बताई जा सके। तो कल इंट्राडे के ट्रेड लेने हैं तो भी आप टेक महिंद्रा को ले सकते हैं, मीडियम टर्म लेना है तो भी टेक महिंद्रा को ले सकते हैं। यहाँ पर 1000 के स्टॉप लॉस से 1150 का टारगेट होगा, लेकिन मीडियम टर्म का टारगेट यहाँ पे 1150। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो करीब 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। स्टील सेक्टर में भी वापस से बूम देखने को मिल रहा है। उसमें टाटा स्टील या फिर आप दूसरे अदर स्टील्स को देखते हैं तो उनमें मोमेंटम रह चुका है, लेकिन हिंडाल्को अब यहां से चलना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है 480 के लेवल लॉन्ग टर्म पे और शॉर्टर पीरियड में 455 के लेवल, ये 2 लेवल दिखा सकता है। तो कल की बिड आप अगर करते हैं तो इन दोनों में करें, जिससे कि आपको मुनाफा मिल सके। बिल्कुल। तो 2 अहम सलाह टेक महिंद्रा और हिंडाल्को में आती हुई रवि जी की ओर से। देवांग, आपकी अहम सलाह क्या होगी? यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। हमने देखा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें से आईसीआईसीआई बैंक हमें लगता है कि और भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 923 का, टारगेट है 956। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो में। ओवरऑल हम लार्सन टुब्रो का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड इसमें इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2018 का, टारगेट है 2100। बिल्कुल। तो ये अहम सलाह आती हुई इस वक्त देवांग की ओर से LNT, और इसके साथ ही हमने देखा कि अहम सलाह जो है वो आईसीआईसीआई बैंक पे भी आई। और फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट को हम कहेंगे शुक्रिया, और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए और ख़ास तौर पे कल की तैयारी भी कराई। फिलहाल यहाँ पर हम बता दें कि जो टाइम समिट हो रहा है उसमें तमाम दिग्गज लगातार पैनल में मौजूद हैं, लगातार अपनी बातें कर रहे हैं। इस वक्त शशांक श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स, मारुति सुजुकी लिमिटेड इंडिया से, उनको ज़रा सुन लेते हैं। 10,000 crore for the cell advanced cell chemistry. Then you have 18,000 crore separately for the other investment for components. So total 53,000 crore. That's substantial. So all these has actually made India really a bright spot in the entire global world, as you can see. Right. Shashank, I want to specifically talk about the China plus one policy that world is trying to adopt. Purely from supply chain point of view, we have seen what is happening in electronics manufacturing. We have seen how the semiconductor supply issue itself affected almost all companies globally, be it mobile phone manufacturers or even automobile manufacturers. Now, how India can actually leverage, one is the manufacturing upswing that we are riding on. Second is the geographical location where we are right now. And third is obviously it's a combination of, the labor cost, the reliability, the regulatory environment, and a democracy. It's a win-win sort of a situation or a combination. How India can leverage on that? Yeah, so I think great point, because you just listed out all the conditions which are required to go to the next level in manufacturing. An automobile has to play a big role. Automobile is actually 49% of India's manufacturing sector. It's said that it is almost 7% of GDP. Exports are $28 billion, which is substantial for GDP. How to give it to the next level? And I think people are talking about Industry 4.0, which is basically about incorporating new era methods for greater efficiency. We have fortunately a very skilled manpower as far as software is concerned, as far as IT is concerned, and those areas are becoming very important part of vehicles and vehicle manufacturing. So you would have seen a self-diagnosing production line or a self-replenishing production line. The design of components getting shortened because of 3D printing, for example. You have other areas, the IoT, MI, AI, ML. They are all things which India is good at, and therefore we are, and Maruti Suzuki actually is also utilizing much of these.
to take India to the next level, including investments in training, ITIs, is upskilling our workers to the new era. And I think this is happening not just in Maruti Suzuki, but across automobile sector. And surely that should take us to the next level and make our mark in the global world as well. Right. So a quick question. As you rightly mentioned, we are currently the fourth largest automobile market in the world. By when do you see India jumping to maybe second or third spot? So the projections are by 2025. It's not so far away. We should be number 3 behind US and China. Currently, Japan is number 3. So we should be there by 2025. Which means, you know, a very promising growth potential. Now, as one of the most, I would say the pillar of Indian automobile manufacturing, how are you planning your growth trajectory considering that there are a couple of tectonic shifts which are taking place within automobile industry, e-vehicles, second is obviously the infrastructure challenges, third is the shifting preference from a hatchback, which has always been your domain, to slightly bigger cars, SUVs, MUVs, urban vehicles. So there are a lot of moving parts. While the pie is growing, more and more people want to jump in. How are you dealing with that? Yeah, so India's car penetration is just around 25 per thousand, which is very low when you compare with the developed world like Japan or US, which is in the range of 700 per thousand. So in that sense, we have a huge upside.